Hello everyone, this is Michelle P. Agrawal and today I have come up with the first chapter of the book Flamingo of Class 12, The Last Lesson. Ironically, the chapter has been named The Last Lesson, although it is the very first lesson of the book. Indeed, it is the last lesson taken in French language. The scene behind the name is that a war was going on between France and Germany, which was a part of Prussia then. That is, Germany, Poland, and part of Austria together made Prussia. The story is about the two French districts of Alsace and Lorraine, which were now a part of Prussia. दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले चैप्टर की, क्लास 12 की बुक फ्लेमिंगो के, जिसका नाम द लास्ट लेसन है। द लास्ट लेसन, इसका नाम बहुत व्यंग्यात्मक है क्योंकि ये सबसे पहला लेसन है बुक का। देखा जाए तो ये लास्ट लेसन ही था क्योंकि ये आखिरी ही लेसन था उनकी अपनी भाषा का, जो कि फ्रेंच थी। हुआ क्या था कि जो सीन है ये है कि एक वॉर चल रहा था जो फ्रांस और जर्मनी के बीच चल रहा था, और जर्मनी जो तब था वो प्रशिया का एक पार्ट था। तो जर्मनी, पोलैंड और थोड़े पार्ट्स ऑस्ट्रिया के मिलकर वो बनाते थे प्रशिया। लड़ाई चल रही थी प्रशिया और फ्रांस के बीच में, और जो दो डिस्ट्रिक्ट थी एल्सेक एंड लोरेन, वो चली गई थी, मतलब वो जीत लिया था प्रशिया ने उनको, और एक ऑर्डर दिया था कि अब फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो इन डिस्ट्रिक्ट्स का पार्ट नहीं रहेगी और वहाँ पर जो पढ़ाई होगी वो अब जर्मन लैंग्वेज में हुआ करेगी। Noel read for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. I started for school very late that morning. मैं बहुत देर से ही चला था घर से स्कूल के लिए, एंड आई वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग, और मुझको डर था डांट खाने का, स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, क्योंकि उनके जो टीचर थे एम हैमल, उन्होंने ये कहा था कि वो उनसे आज, बच्चों से आज पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन पूछेंगे, एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे उनका पहला अक्षर भी मालूम नहीं था। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि मुझे पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ नहीं पता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। थोड़े टाइम के लिए लगा उसको, थोड़े समय के लिए लगा कि मैं भाग जाता हूँ और मैं स्कूल जाता ही नहीं हूँ और मैं बाहर ही रहता हूँ। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, क्योंकि दिन जो था वो काफ़ी वार्म था, काफ़ी ब्राइट था। द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, और पीछे जो ओपन फील्ड था, खुला मैदान था चीर घर के पीछे, द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, वहाँ पर जो प्रशिया के सोल्जर्स थे वो ड्रिल कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स। ये सब चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली थी उसको, पार्टिसिपल्स के रूल्स जो थे वो तो उसको आते ही नहीं थे, है ना। और ये सारी चीज़ें जो थी, चमकदार दिन था, काफ़ी ब्राइट, चिड़िया चहचहा रही थी, प्रशियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसको अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित कर रही थी। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, लेकिन मैंने पूरी ताकत से अपने मन को समझाया और मैं जल्दी जल्दी स्कूल के लिए चल पड़ा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन हॉल के जब मैं वहाँ आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के आगे से निकला तो मैंने देखा कि काफ़ी भीड़ हो रही है बुलेटिन बोर्ड के सामने। For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer. And I thought to myself without stopping, what can be the matter now? क्योंकि भीड़ लगने का ये मतलब था कि वहाँ से ही 2 साल से वॉर के बारे में सब बुरी खबरें जो हैं वो हम तक आ रही थी, जैसे कि
खबर, जैसे कि हम लड़ाई हार गए, द ड्राफ्ट, उसका ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर्स जो थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और उस दिन मैंने सोचा बिना वहाँ रुके, बिना टाउन हॉल के सामने रुके, कि अब क्या मैटर हो सकता है, अब क्या माजरा है। देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैक स्मिथ वॉचर who was there with his apprentice reading the bulletin called after me. Don't go so fast, Bob. You will get to your school in plenty of time. जैसे ही मैं जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था, जैसे मैं जल्दी जल्दी स्कूल के लिए जा रहा था, क्योंकि मुझे ऑलरेडी लेट हो गया था, द ब्लैक स्मिथ, तो वहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ थे, वॉचर उनका नाम था, हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटाइज, जो अपने अप्रेंटाइज किसे कहते हैं। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with the apprentice reading the bulletin called after me, don't go so fast, Bob, you will get to your school in plenty of time. जैसे ही मैं जल्दी जल्दी अपने स्कूल की तरफ जा रहा था, तो मैंने देखा कि वहाँ पे द ब्लैक स्मिथ थे वॉचर, हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटाइज, जो अपने शिष्य के साथ वहाँ पर थे, और वो भी वहाँ पर बुलेटिन पढ़ रहे थे, कॉल्ड आफ्टर मी। उन्होंने मुझे पीछे से बुलाया और बोला कि इतनी जल्दी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम अब आराम से स्कूल पहुँच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। मुझे लगा कि वो मेरी मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत देर हो गई थी, और मैं जो हूँ हाफता हुआ एम हैमल के गार्डन में, जहाँ उनकी क्लास लगती थी, वहाँ पर पहुँच गया। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन देयर वाज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड होता था। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रही होती थी, बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा होता था, जो कि बाहर गली में भी सुनाई देता था। शोरगुल किस चीज़ का हो रहा होता था? तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, बच्चे जब अपनी डेस्क को खोल रहे होते थे, बंद करते थे। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, बच्चे एक साथ जब अपना लेसन रिपीट करते थे। वेरी लाउड, बहुत ज़ोर से बोलते थे बच्चे उस टाइम। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और जैसे बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रही होती है, तो हम अपने को ही समझाने के लिए अपने हाथ जो है वो हमें कानों पे रखने पड़ते हैं। वही वाला हाल हो रहा था समझने के लिए कि क्लास में हो क्या रहा है। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर थे उनका जो रूलर था वो टेबल पर बजाते रहते थे बच्चों को शांत कराने के लिए। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, आज कुछ नहीं था ऐसा, कुछ शोर नहीं हो रहा था, सब बहुत शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन गुड टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बट ऑफकोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। मैंने तो सोचा था कि शोरगुल हो रहा होगा, कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं देगा और मैं जाकर चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाऊंगा, बट आज तो वहाँ पर ऐसा हो रहा था जैसे कि क्लास चल ही नहीं रही है, बिल्कुल संडे मॉर्निंग जैसा हो रहा था। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, खिड़की से झाँक कर मैंने देखा कि जितने मेरे क्लासमेट्स थे सब अपनी प्लेसेस पे बैठे हुए थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और एम हैमल जो थे हमारी टीचर, वो अपना रूलर जो है उस दिन आर्म के नीचे दबाए हुए, अपने कांख के नीचे दबाए हुए, और क्लास में इधर उधर घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, मुझे सबके सामने ही दरवाज़ा खोलकर अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। अब आप इमेजिन करके देखो कि हाउ ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, मैं घबराया हुआ भी था, डर भी लग रहा था मुझको, और मैं शर्म भी आ रही थी मुझको। बट नथिंग हैपन, एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया, कुछ नहीं हुआ ऐसा जैसे मैं समझ रहा था। एम हैमल ने मुझे देखा और बहुत पोलाइटली बोले, बहुत काइंडली मुझसे बोले कि जल्दी से अपनी प्लेस पर जाकर बैठ जाओ फ्रांस, हम तुम्हारे बिना ही लेसन शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, और आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं जल्दी से अपनी बेंच के ऊपर से कूद कर और जल्दी से अपनी सीट पर बैठ गया।
अभी तक तो मैंने नोटिस नहीं करा था, लेकिन जैसे ही मेरा डर थोड़ा कम हुआ तो मैंने देखा टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। आज तो उन्होंने अपना बहुत सुंदर ग्रीन कोट पहन रखा था, हिज फ्रिल्ड शर्ट, और उन्होंने फ्रिल वाली शर्ट पहन रखी थी, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और आज उन्होंने अपनी सिल्क की ब्लैक कैप भी लगा रखी थी, ऑल एम्ब्रॉयड्रीड, और उनकी जो कैप थी वो पूरी एम्ब्रॉयड्री हो रही थी उस पर। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइजेस। लेकिन ये वाले कपड़े तो वो तभी पहनते थे जब स्कूल में इंस्पेक्शन हो रहा होता था या फिर प्राइज डेज होते थे, तभी वो ये वाले कपड़े पहनते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम। आज तो स्कूल भी इतना स्ट्रेंज, अजीबोगरीब लग रहा था और बहुत शांत जैसा लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, ओल्ड हाउसर विथ हिज 3-cornered hat, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स। तो लेकिन ये चीज़ भी सरप्राइज़ करने वाली थी, लेकिन सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ करने वाली ये चीज़ थी कि मैंने देखा कि जो बैक बेंचेस थे जो जनरली खाली रहते थे, वहाँ पर कोई भी नहीं बैठा हुआ होता था, आज तो वहाँ पर थोड़े बुज़ुर्ग लोग विलेज के बैठे हुए हैं और बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं, सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स। जैसे हम लोग बिल्कुल शांत बैठे हुए थे, ऐसे वो लोग भी शांत बैठे हुए थे। उनमें कौन था? ओल्ड हाउसर विथ हिज 3-cornered hat, 3 कॉर्नर की हैट लगाए हुए एक ओल्ड हाउसर थे, विथ हिज द फॉर्मर मेयर, और जो पहले मेयर रह चुके थे वो थे, द फॉर्मर पोस्टमास्टर, और जो पहले पोस्टमास्टर थे वो थे, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और बहुत सारे और लोग भी उनके आसपास बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर। सब लोग बहुत सैड लग रहे थे, बहुत दुखी लग रहे थे, एंड हाउसर, जो वहाँ हाउसर बैठे हुए थे, उनके हाथ में ही हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर। प्राइमर क्या होता है? एलिमेंट्री बुक होती है जो बहुत छोटे बच्चों के लिए होती है, थम्ड एट द एजेस। तो बुक इतनी पुरानी थी कि वो अपने किनारों से जो है वो ऐसे जैसे थम के इम्प्रेशंस पड़े हुए थे उसमें, मतलब मुड़ी मुड़ी हुई थी बुक साइड से। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज एंड विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, उन्होंने उसको अपने घुटनों पर खोल रखा था अपने प्राइमर को, एंड हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और अपने जो है वो स्पेक्टिकल्स, अपने चश्मा जो है उन्होंने उसके ऊपर, बुक के ऊपर खोल कर अपने बुक के ऊपर रख रखा था। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you." अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, तो जो हमारे टीचर थे एम हैमल, वो चेयर पे बैठे और उन्होंने वही ग्रेव एंड जेंटल टोन, मतलब वही एकदम सीरियस और जेंटल टोन जो उन्होंने अभी मेरे लिए यूज़ करी थी जब मेरे को लेट हो गई थी आने में, तब उन्होंने मुझसे कहा कि माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें ये आखिरी लेसन देने जा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन। फिर उन्होंने बोला कि एक ऑर्डर आया है बर्लिन से कि अब जो है वो एल्सेक एंड लॉरेन के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन में ही पढ़ाई हुआ करेगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और तुम्हारे नए टीचर जर्मन के वो कल आ रहे हैं, एंड दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। तो इस वजह से जो है ये लास्ट फ्रेंच लेसन होगा। और एक ऑर्डर आया है बर्लिन से टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन, की अब जो है एल्सेक एंड लॉरेन के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, और तुम्हारे नए जर्मन के टीचर जो है वो कल आएंगे, और आज ये तुम्हारा जो है वो हमेशा का ये तुम्हारा जो है वो लास्ट फ्रेंच लेसन होगा आज जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। कल से तुम्हारी पढ़ाई जो है वो जर्मन में हुआ करेगी। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब लोग मेरी बात जो है वो ध्यान से सुने। वॉन्ट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। ये शब्द तो एक तरीके से मेरे लिए बहुत बड़े शौक की तरह लगे। ओह, द रेचेस, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। ओ, इन अभागे लोगों ने ये न्यूज़ लगा रखी थी बुलेटिन बोर्ड पे, टाउन हॉल में जो सब लोग वहाँ पर
पढ़ रहे थे। अब मुझे समझ में आया कि वहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी थी और ये सब क्या हो रहा था, क्या माजरा था, आज क्लास में भी इतना सब कुछ अलग क्यों था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs, or going sliding on the Sar. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. My last French lesson, मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन होगा आज। क्यों? मुझको तो अभी कुछ लिखना भी नहीं आता। मैं अब कभी भी फ्रेंच नहीं पढ़ूँगा। अब मैं यहीं पर रुक जाऊँगा। मुझे कितना सॉरी फील हो रहा था कि मैंने अभी तक अपने लेसन्स क्यों नहीं पढ़े, क्यों मैं बर्ड्स के एग्स देखने चला जाता था, चिड़ियों के अंडे देखने चला जाता था, और या फिर सार रिवर पर स्लाइड करने के लिए चला जाता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल अगो, मेरी बुक्स जो मुझको इतनी बर्डन लग रही थी, इतनी स्टूपिड लग रही थी थोड़ी देर पहले, सो हैवी टू कैरी, बोझ लग रही थी मुझे उठाने में भी। मेरी ग्रामर के बुक, मेरी हिस्ट्री की बुक जिसमें सेंट्स की हिस्ट्री लिखी हुई थी, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वो मुझे ऐसे लग रही थी कि वो मुझे मेरी सब पुरानी दोस्त हैं और मैं उनको कैसे छोड़ दूँगा। एंड एम हैमल टू, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। और अपने टीचर के बारे में सोचकर भी बहुत बुरा लग रहा था कि एम हैमल, कि अब वो चले जाएंगे, कभी भी मुझे जो फ्रेंच नहीं पढ़ाएंगे अब, और मैं उनको कभी वापस देख ही नहीं पाऊँगा। और मुझे ये जब मैंने सोचा तो मैं उनके रूलर के बारे में, उनकी स्ट्रिक्टनेस के बारे में, और उन्हें मैं जैसे सन की समझता था वो सब मैं भूल गया। उनके लिए मतलब मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और प्यार आने लगा। पुअर मैन, इट वॉज in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. अब मुझे सब चीज़ समझ में आई कि ओ, ये जो लास्ट लेसन है फ्रेंच का, इसी के ऑनर में आज उन्होंने अपने ये संडे वाले क्लोथ्स पहने हैं जो कि वो संडे में पहनते थे या फिर प्राइज़ एंड इंस्पेक्शन डेज में पहनते थे। और अब मुझे समझ में आया कि क्यों ये सब रिटायर पीपल, थोड़े बुज़ुर्ग लोग जो थे विलेज के, वो हमारे क्लास में पीछे के सीट्स पर बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। अब उन्हें सॉरी फील हो रहा था, उन लोगों को भी सॉरी फील हो रहा था कि वो कभी ज़्यादा स्कूल क्यों नहीं आए, क्यों उन्होंने बहुत कम स्कूल अटेंड करा। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. इस तरीके से वो अपनी एक तो दो चीज़ दिखाने आए थे। एक तो थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, 40 साल जो एम हैमल ने वहाँ पर रहकर सर्विस दी थी फ्रांस के लोगों को। एक तो वो उन्हें ग्रैटिट्यूड दिखाने का एक तरीका था फॉर थैंकिंग देयर मास्टर, और दूसरा वो अपनी कंट्री को रिस्पेक्ट शो करने के लिए आए थे, शोइंग द रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर। और वो अपनी इस तरीके से अपनी कंट्री को रिस्पेक्ट दे रहे थे वहाँ पर आकर सीट्स पर पीछे बैठकर लास्ट फ्रेंच लेसन अटेंड करके ऐसी कंट्री को रिस्पेक्ट दे रहे थे जो कि अब उनकी नहीं कहलाई जाए। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था कि मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा जा रहा है। अब मेरी टर्न थी रूल पार्टिसिपल के रूल को बोलने की। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake, बिना किसी गलती के, बिल्कुल लाउड और बिल्कुल साफ और बिल्कुल बिना गलती के उस पार्टिसिपल के रूल को बोलने के लिए आज मैंने क्या नहीं दे दिया होता। मतलब कि क्योंकि उसका वो लास्ट फ्रेंच लेसन था, उसको लग रहा था कि मुझे मैं आज तो कम से कम पार्टिसिपल का वो रूल जो है वो टीचर को बिल्कुल लाउड एंड क्लियर बिना मिस्टेक के जो है वो सुना पाता। बट आई गॉट अप मिक्स
but I got mixed up on the first words and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. लेकिन मैं तो पहले ही फर्स्ट वर्ड्स में ही शुरू के शब्दों में ही बिल्कुल मिक्सअप हो गया, बहुत कंफ्यूज हो गया और वहाँ पर मैं खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मैं अपनी डेस्क को ही स्टेयर करता रहा, डेस्क को पकड़कर वहाँ मैं खड़ा रहा, माई हार्ट बीटिंग, मेरा जो दिल था वो भी धड़क रहा था और शर्म की वजह से मैं अपने टीचर को देख भी नहीं पा रहा था. While I was thinking of all this, I heard my name called. अभी मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था कि मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा जा रहा है. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say the dreadful rule for the participle? उस दिन मैंने अपना क्या नहीं दे दिया होता कि मैं जो हूँ वो ड्रेडफुल मतलब जो जिस रूल को जिससे मुझे ऑलरेडी डर लग रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझसे आज पार्टिसिपल के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं. तो वो जो मतलब एक तरीके से जो ख़तरनाक रूल था जो मुझे उस समय पता नहीं था ऑफ द पार्टिसिपल, उसको ऑल थ्रू मीन्स एक ही बार में बोलने के लिए मैंने अपना क्या नहीं वार दिया होता. वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक. उस दिन मैं चाहता था कि एटलीस्ट आज के दिन मैंने उसको बिल्कुल लाउड, बहुत क्लियर, बिल्कुल एकदम साफ तरीके से, बहुत ज़ोर से और विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी गलती के आज तो कम से कम मैं वो रूल बोलने के काबिल हो जाता. बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप. लेकिन मुझे तो रूल पता ही नहीं था, तो मैं तो बिल्कुल रूल के फर्स्ट वर्ड्स में ही मिक्सअप हो गया. मतलब एकदम से जो मतलब मैं कंफ्यूज हो गया है, मुझे पता ही नहीं था रूल का. एंड स्टूड देयर, और मैं वहाँ पर अपनी डेस्क को होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मतलब डेस्क को ही देखता रहा मैं. मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपने टीचर की तरफ आंख उठाकर देख सकूं, और मेरा हार्ट जो है वो ज़ोर से बीट कर रहा था, मेरा दिल जो है ज़ोर से धड़क रहा था. I heard M. Hamel say to me, I won't scold you little friends, you must feel bad enough. आज के दिन मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा. I won't scold you. I heard M. Hamel say to me. मैंने सुना कि M. Hamel मुझे कह रहे हैं कि I won't scold you little friends, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा छोटे फ्रेंड्स. You must feel bad enough. तुम्हें जो है वो बहुत बुरा लगेगा. See how it is. देखो क्या हो गया. Every day we have said to ourselves, बा I have plenty of time. हमने रोज़ अपने आप से क्या बोला कि अरे भाई बहुत समय है, अभी तो पढ़ लेंगे ना. आई विल, दैट्स द ग्रेट डबल विल एल से, हम कर लेंगे. वी विल लर्न इट टुमारो एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट. आई लर्न इट टुमारो, हम कल पढ़ लेंगे. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब देखो आप हम कहाँ पे पहुँच गए. दैट्स द ग्रेट डबल विद एल से, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. एलसेक का मतलब यहाँ पर क्या से आया कि एलसेक के लोग, कि यही एक प्रॉब्लम है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एलसेक के लोगों की, यहाँ के लोगों की, कि यहाँ के लोग क्या करते हैं, सब चीज़ कल पर टाल देते हैं कि आज नहीं तो कल पढ़ लेंगे. नाउ दोज फेलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज़ इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज. और अब देखो जिन लोगों ने हमारी ये टेरिटरी जो है वो अपने अंडर में ले ली, जिन्होंने हमें जीत लिया जर्मन्स ने, तो अब वो क्या कहेंगे कल जब वो तुम्हारे ऊपर, तुम्हें यहाँ पढ़ाने आएंगे, तुम्हारे ऊपर रूल करने आएंगे, तो उनको पूरा अधिकार होगा कहने का हाउ इज़ इट. अरे भाई क्या है ये, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम तो जाहिर तो ये करते हो कि तुम फ्रेंचमैन हो. प्रिटेंड मीन्स तुम शो तो ये करते हो कि तुम फ्रेंचमैन हो, है ना. एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, ना तुम अपनी लैंग्वेज पढ़ सकते हो, ना तुम अपनी लैंग्वेज बोल सकते हो, नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, ना तुम उसे लिख सकते हो. बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, लेकिन तुम ही सबसे बुरे नहीं हो. यू आर नॉट द वर्स्ट छोटे फ्रेंड्स. वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्स विथ, हम सभी को, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्स विथ, हम सब लोगों को इस बात के लिए अपने आप को ब्लेम करना चाहिए. सबको इस बात के लिए शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए. योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे
पेरेंट्स में भी इतनी उत्सुकता नहीं थी कि तुम्हें वो स्कूल भेजें पढ़ने के लिए। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स। तो वो चाहते थे, उससे ज़्यादा उनके लिए ये प्रायोरिटी थी, वो तुम्हें फार्म्स पर वर्क करने के लिए या मिल्स में वर्क करने के लिए भेजने में ज़्यादा उत्सुकता दिखाते थे, ना कि तुम्हें स्कूल भेजने में। सो एज़ टू हैव अ लिटिल मोर मनी, इस वजह से कि तुम वहाँ पर जाकर कुछ अर्न करोगे, कुछ पैसा कमाओगे। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं भी तो मैं भी तो इस बात का दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। और मैं भी कई बार कहता था कि तुमसे कि जाओ मेरे पौधों में पानी डालाओ, मेरे पौधों में पानी डालाओ, ना कि बजाय इसके कि मैं तुम्हें पढ़ाता और तुमसे बोलता कि तुम अपने लेसन्स लर्न करो। एंड व्हेन आई wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? और जब मुझे फ़िशिंग जाने की इच्छा होती थी, जब मैं फ़िशिंग जाता था तो मैं स्कूल की हॉलीडे डिक्लेयर कर देता था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। फिर एक बात बताने के बाद दूसरी बात बताने के बाद फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। उसके बाद उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में समझाया, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it। उन्होंने कहा कि ये जो लैंग्वेज है, जो फ्रेंच लैंग्वेज है, ये सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है द होल वर्ल्ड की, सबसे पूरे संसार की सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज़्यादा क्लियर लैंग्वेज है, सबसे ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है। लॉजिकल मीन्स जो कुछ लॉजिक रखती है, मीनिंग रखती है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, कि हमें इसको हमेशा अपने वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, हमें हमेशा इसको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, इसे हमेशा अपने अंदर सेव करके बचा कर रखना पड़ेगा। जैसे हम कोई बहुत वैल्यूबल चीज़ को गार्ड करते हैं, जैसे हम कोई बहुत कीमती सामान की सुरक्षा करते हैं, इसी तरीके से हमें इसे लैंग्वेज को भी उन्होंने कहा कि हमें सुरक्षित रखना पड़ेगा एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी भी इसको हमें भूलना नहीं है। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और जब कोई भी दास्ता में आ जाता है, जब कोई देश या कोई व्यक्ति या किसी देश के व्यक्ति जब वो दास्त हो जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक वो अपनी लैंग्वेज की जड़ों से जुड़े रहते हैं, जब तक कि वो अपनी भाषा को नहीं भूलते, इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। ये एक तरीके से ऐसे काम करती है लैंग्वेज, भाषा ऐसा काम करती है कि कभी भी उस प्रिजन से, उस दास्ता के बंधनों से आपको छुड़वा सकती है। मतलब वो आपके उस ताले की चाबी की तरह काम करती है, उस प्रिजन की। प्रिजन मतलब जेल, उस जेल की जो दास्ता आप जिस दास्ता में आ गए हैं। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रेड अस आवर लेसन्स। फिर उन्होंने कोई ग्रामर का एक टॉपिक खोला, ए ग्रामर मीन्स उन्होंने ग्रामर की एक बुक खोली एंड रेड अस आवर लेसन। उसके बाद उन्होंने हमें हमारा लेसन पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। और मैं खुद ही बहुत सरप्राइज था, मैं खुद ही बहुत ज़्यादा इस बात को समझ नहीं पा रहा था, बहुत सरप्राइज था कि आज मुझे कितने अच्छे से समझ में आ रहा है। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, सो ईजी। आज जो भी वो बोल रहे थे वो इतना आसान लग रहा था, इतना आसान लग रहा था। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। ऐसा लग रहा था, मैं ये भी सोच रहा था कि मैंने भी कभी इतनी केयरफुली, मतलब इतने ध्यान से मैंने कभी भी अपने सब्जेक्ट को नहीं सुना। और ये भी बात है कि उन्होंने भी कभी इतने धैर्य से हमें उस सब्जेक्ट को नहीं समझाया। ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। पेशेंस मतलब धैर्य से, एक्सप्लेन माने समझाना। उन्होंने कभी भी दोनों चीज़ें थी, मतलब ना तो कभी मैंने सुना था और ना कभी उन्होंने इतने अच्छे से समझाया था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। ऐसा लग रहा था, इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन, पुअर मीन्स यहाँ पर मतलब लाचार, बेचारा आदमी,
बेचारा आदमी कौन? जो हमारे टीचर थे, एम हैमल। फ्रांस बोल रहा है कि वो जो एम हैमल थे, ऐसा लग रहा था कि अपने जाने से पहले वो हमको आज सब कुछ ही वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू। जो भी उनको आता था वो सब हमें दे देना चाहते थे बिफोर गोइंग अवे, अपने जाने से पहले। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। और वो चाहते थे कि सब कुछ हमारे दिमाग में डाल दें एट वन स्ट्रोक, मतलब एक ही स्ट्रोक में, एक ही बार में जितना उनको आता था वो सब हमें पढ़ा दें, वो सब हमारे को समझा दें, क्योंकि आज जो है वो लास्ट लेसन था। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। उसके बाद हमारा ग्रामर के बाद हमारा लेसन जो था वो राइटिंग में था। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस। हैंड राइटिंग में वो हमारे लिए न्यू कॉपीज़ लेकर आए थे हैंड राइटिंग के लिए। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रांस एल्सेक, फ्रांस एल्सेक। और ब्यूटीफुल राउंड हैंड राइटिंग में क्या लिखा होता उन कॉपीज़ पर? फ्रांस एल्सेक, फ्रांस एल्सेक। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। आज कैसे लग रहे थे वो जो फ्रांस एल्सेक, ये जो वर्ड्स थे, आज ऐसे लग रहे थे। इतनी राष्ट्रभक्ति आ रही थी आज मन में, इतनी पेट्रियाटिज़म आ रही थी कि ऐसा लग रहा था कि ये छोटे छोटे ये वर्ड्स ना होकर ये छोटे छोटे झंडे हैं जो कि पूरे स्कूल रूम में इधर से उधर तैर रहे थे, हमारी आंखों के सामने। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। ऐसा लग रहा था कि ये जो वर्ड्स हैं ये जो है एक रॉड के सहारे, एक रॉड में हमारी डेस्क पर ये झंडे जो हैं वो लगे हुए हैं। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज। आज तो देखने वाला माहौल था। आप आज देखने लायक चीज़ थी कि हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, कैसे आज सब लोग बहुत उत्सुकता से काम कर रहे थे। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और सब कुछ बिल्कुल शांत था। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। सिर्फ जो पेपर के ऊपर बच्चे लिख रहे थे उन्हीं की स्क्रैचिंग की, उन्हीं के लिखने की साउंड जो है वो आ रही थी। वन सम बीटल्स फ्लू इन। बीटल्स मीन्स थोड़ी बीज टाइप की होती हैं, इंसेक्ट्स कह लीजिए आप। और जैसे कि मतलब बटरफ्लाइज तो नहीं, लेकिन बीटल्स उसी तरीके के होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं। सम बीटल्स फ्लू इन बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम। लेकिन किसी ने, नोबडी मीन्स किसी ने भी, अटेंशन मीन्स उनके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, जो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने भी उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। अच्छा, यहाँ आप देखेंगे कि जहाँ पर भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ हुआ है एडजेक्टिव में, जैसे आपने पीछे भी देखा था, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट लॉजिकल। और यहाँ पे हम कह रहे हैं द लिटलेस्ट, क्योंकि जो थर्ड फॉर्म होती है, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव की, उसमें जो है हम वो द यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं? द लिटलेस्ट वन मीन जो सबसे छोटे से छोटा बच्चा भी था, हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिशुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू। और क्या मीनिंग हुआ हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिशुक्स? मीन्स उनको क्या वर्क दिया गया होगा, क्योंकि उनको तो बहुत छोटे छोटे बच्चों को तो अल्फ़ाबेट्स नहीं बनाने आते, तो उन्हें हम किसी तरीके से कोई और ड्राइंग की हल्की छोटी सिंपल सी ड्राइंग बनाकर उन्हें जो है वो अल्फ़ाबेट्स बनाने के लिए तैयार करते हैं। तो यहाँ पर उन्हें ऐसे बना कर दिया गया था जैसे फिशहोक्स होते हैं, तो उन्हें भी वो उन्हीं के ऊपर जो है उनकी पेंसिल फेर रहे थे। तो उसको बोलेंगे हम ट्रेसिंग देयर फिशहोक्स एज इफ इट वाज इफ़ दैट वाज फ्रेंच टू। तो आज उनमें भी इतनी पेट्रियाटिज़म आ रही थी, एक तरीके से राष्ट्रभक्ति आ रही थी, जैसे वो भी फ्रेंच का ही कोई पार्ट हो। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो। और छत पर पिजन्स के कू करने की आवाज़ आ रही थी। कूड मीन्स पिजन्स क्या करते हैं, ये पिजन्स के जैसे डॉग्स बार्क, ठीक है ना, और काउज मूव। इसी तरीके से पिजन्स के बोलने के लिए क्या बोलते हैं? कू। तो पिजन्स कूड वेरी लो, बहुत हल्की आवाज़ में जो है पिजन्स बोल रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। और मैं अपने मन में सोच रहा था कि क्या जो जिन लोगों ने हमें दास बना लिया, मतलब जर्मन्स ने, तो क्या वो इन पिजन्स को भी, मतलब नेचर को भी, क्या वो अपना दास बना सकते हैं? क्या वो नेचर को भी अपना गुलाम बना सकते हैं? जानवरों को, पक्षियों को, क्या वो कल इनसे पिजन्स को भी इनको जर्मन में ही बोलने के लिए कहेंगे?
Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another. मैं जब भी अपनी राइटिंग से मुंह उठाकर ऊपर देख रहा था तो मैं देख रहा था कि जो हमारे टीचर थे एम हैमल थे, वो बिना हिले डुले बिल्कुल मोशनलेस मतलब बिना हिले हुए इन इस चेयर अपनी चेयर में बैठे थे। एंड गेजिंग मीन्स एक तरीके से घूर कर देख रहे थे। फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, कभी किसी चीज़ को देख रहे थे फिर दूसरी चीज़ को देख रहे थे, एज इफ़ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। जैसे कि वो अपनी मेमोरी में, जैसे कि वो अपने दिमाग में बिल्कुल फिक्स करना चाहते थे, अपने माइंड में बिल्कुल फिक्स कर लेना चाहते थे कि कैसे स्कूल रूम में सब चीज़ें दिखाई देती थी। फैंसी फॉर 40 years had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him। क्यों ना होती वो वाली बात, क्योंकि वो 40 साल से उसी जगह पर, उसी प्लेस पर, और उसी तरीके से उनका वो गार्डन बाहर था आउटसाइड, विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो से उनको, क्लासरूम की विंडो से उन्हें वो गार्डन दिखाई देता था जो क्लास के बाहर था, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। जस्ट लाइक दैट, ऐसे ही 40 साल से उन्होंने उस जगह को देखा था। सिर्फ क्या बदलाव आया था, ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ। अब आप किसी चीज़ का, लकड़ी की किसी चीज़ का आप ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हो तो वो थोड़ी चिकनी जैसी हो जाती हैं और थोड़ी टूटी फूटी हो जाती हैं। तो ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ। वॉर्न मीन्स थोड़े टूटना और स्मूथ मीन्स चिकने हो जाना। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर। जो अखरोट के पेड़ थे वो पहले छोटे छोटे थे, 40 साल में वो बहुत लंबे हो गए थे। एंड द हॉप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। और जो हॉप वाइन मतलब जो बेल उन्होंने लगाई थी, अपने आप उन्होंने खुद से वो बेल लगाई थी, इट वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। और वो क्या कही थी, जो वाइन्स होती हैं, जो बेल होती हैं, वो किसी चीज़ के सहारे से अपने आप को ऊपर चढ़ा लेती हैं। तो यहाँ पर क्या था कि वो विंडो के सहारे से होते हुए छत तक चली गई थी, मतलब वो इतनी बड़ी हो गई थी। हाउ इट मस्ट have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above packing their trunks। कितना उनका दिल जो है वो टूट रहा था उस टाइम, टू लीव इट ऑल, क्योंकि उन्हें ये सब छोड़ कर जाना था जो 40 साल से उन्होंने वहाँ पर पूरा अपना एक सेटअप कर रखा था, वो सब अब उनको छोड़ कर जाना था। पुअर मैन, बेचारा आदमी, लाचार आदमी। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, और उन्हें आवाज़ आ रही थी अपनी सिस्टर की रूम में ऊपर, पैकिंग द ट्रंक्स, क्योंकि वो वहाँ पर जाने के लिए अपनी पैकिंग कर रही थी। ट्रंक्स मीन संदूक, बॉक्सेस में अपना वो जो है वो सामान रख रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। कंट्री मीन्स मतलब अर्बन, रूरल, क्योंकि वो एक गांव का, एक छोटे 2 विलेजेस का सीन है, एल्सेक एंड लॉरेन, ठीक है। तो वहाँ पर उनको वो छोड़कर जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन टीचर में इतना करेज था, इतनी ताकत थी, फिर भी दिल टूटने के बाद उनको इतना बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी पूरी ताकत से वो सबके लेसन्स जो है वो पूरे लास्ट तक सुनते रहे। आफ्टर द राइटिंग वी हैड लेसन इन हिस्ट्री। उसके बाद राइटिंग के बाद हमें हिस्ट्री का लेसन पढ़ाया गया। एंड देन द बेबी स्टार्टेड दर बा बी बाई बो बू, जो अल्फ़ाबेट्स थे वो जैसे हम लोग ABCD बोलेंगे उसी तरीके से उनके बेबीज़ ने उनके अपने अल्फ़ाबेट्स बोले। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर्स विद देम। पीछे जैसे पहले बताया था चैप्टर में कि जो रिटायर्ड विलेजर्स थे, थोड़े ओल्ड मैन थे विलेज के, वो भी आकर बैठे हुए थे। तो उनमें से जो ओल्ड हाउसर थे, जिन्होंने भी अपने स्पेक्टिकल्स पहले बताया था कि अपने प्राइमर पर रख रखे थे, अब उन्होंने अपने स्पेक्टिकल्स पहन रखे थे और उन्होंने अपना वो जो प्राइमर है, जो एलिमेंट्री बुक थी, वो अपने दोनों हाथों में पकड़ रखी थी और वो भी छोटे छोटे बच्चों के साथ बोल रहे थे लेटर्स
एंड यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन। वो भी रो रहे थे, इतने बड़े थे वो ओल्ड हाउसर, बट ही वॉज क्राइंग, वो भी रो रहे थे। एंड हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, उनकी वॉइस जो, उनकी आवाज़ जो है वो काँप रही थी, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, भावुक हो रहे थे। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई। और उनकी आवाज़ इतनी मिक्सड आ रही थी, मतलब बोल भी रहे थे और इमोशनल भी हो रहे थे, तो वो रो भी रहे थे। तो आवाज़ इतनी फ़नी आ रही थी, इतनी मतलब कॉमिक वाली, इतनी हंसाने वाली आवाज़ आ रही थी कि हम हंसना भी चाह रहे थे और हम रोना भी चाह रहे थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। फ्रेंड्स बोल रहे हैं यहाँ पर कि कितने अच्छे से मुझे वो सब याद है कि कैसे हमारा लास्ट लेसन हुआ था। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। तभी जो है वो चर्च क्लॉक ने 12 का संकेत दिया कि 12 बज गए हैं। देन द एंजेलस क्या होता है कि चर्च में भी एक बड़ा सा घंटा होता है, 12 o'clock, वो बजाया जाता है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज़। तो जो स्कूल की विंडोज़ थी उसके नीचे जो है वो प्रशियंस अपनी ड्रिल कर जा रहे थे वापस। 12 बजे का टाइम था उनका भी, और वो अपने ट्रम्पेट्स बजाते हुए जा रहे थे, मतलब भोंपू बजाते हुए वो लोग जा रहे थे। वो लोग अपनी ड्रिल कर वापस लौट रहे थे, वही वाली ड्रिल जो कि मैं वो ड्रिल फ्रांस जो है वो देखना चाह रहा था, स्कूल नहीं जाना चाह रहा था। एम हैमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर। एम हैमल खड़े हो गए 12 बजे, बहुत पेल, मतलब जब आदमी जो है वो दुखी होता है तो उसका कलर जो है, उसका कॉम्प्लेक्शन जो है वो बहुत येलोइश ऐसा लगता है। इन हिज चेयर, अपनी चेयर के पास वो खड़े हो गए। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। वो मुझे कभी भी इतने टॉल नहीं लगे। यहाँ पे टॉल का मीनिंग हाइट से नहीं है, मतलब यहाँ पर रिस्पेक्ट से मीनिंग है कि कभी भी वो मुझे इतने महान नहीं लगे। कौन? फ्रांस को एम हैमल। टॉल मीन्स यहाँ पर हाइट से मीनिंग नहीं है कि वो मुझे आज बहुत लंबे लग रहे थे। मीनिंग ये है कि आज मेरे को वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल लग रहे थे। माई फ्रेंड सैड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। उसके बाद वो बोले माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, बट उसके बाद वो कुछ नहीं बोल पाए। बट समथिंग चोक्ड हिम, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ उनके गले में अटक गया हो। ही कुड नॉट गो ऑन, और वो उसके आगे कुछ नहीं बोल पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड की तरफ वो मोड़े। उसके बाद टुक अ पीस ऑफ चॉक, उन्होंने एक टुकड़ा उठाया, एक चौक का पीस उठाया। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और पूरी अपनी ताकत लगाकर, है ना, पूरी अपनी बेयरिंग मतलब सहेज कर, माइट मीन्स ताकत, अपनी पूरा जितनी भी उनमें ताकत थी वो सब इकट्ठी करके ही रोट एज लार्ज एज ही कुड गो। और उन्होंने बोर्ड पर लिखा, पीस ऑफ चौक से क्या लिखा, वीवा ला फ्रांस, मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और फिर वो रुक गए और उन्होंने अपना हेड, अपना सिर जो है वो अपनी एक दीवार से टिका लिया। अगेंस्ट द वॉल मीन्स वॉल के ऊपर उन्होंने अपना सिर रख दिया। एंड विदाउट अ वर्ड, और फिर बिना एक भी शब्द बोले, ही मेड अ जेस्चर टू अस विथ हिज हैंड। जेस्चर मीन्स ऐसे हाथ से ही साइन कर दिया उन्होंने, अपने हाथ से ही हमें ऐसे क्या बोला, हाथ से, बिना कुछ मुंह से बोले, सिर्फ हाथ से ही साइन हमें शो करा। स्कूल इज़ डिसमिस, यू मे गो, कि स्कूल जो है वो अब डिसमिस हो गया है, स्कूल जो है अब वो ख़त्म हो गया है। एंड यू मे गो, आप सब जा सकते हैं।